हाय, मैं हूं प्रियांशु राज, आप सभी का दोस्त और इस शो का होस्ट। फिल्मी टेलर के पॉडकास्ट शो ऑन एंड ऑफ कैमरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक अभिनेत्री है जिन्होंने काफी फिल्में एंड टीवी सीरियल्स में काम किया है। तो चलिए मिलते हैं दानिशा दास जी से। तो बेसिकली मैं शुरुआत करता हूं आपके फैमिली से। मतलब आप कहाँ से हो, आपने अपना बचपन कहाँ गुजारा है, क्योंकि बचपन एक जीवन का सबसे अनमोल एक फेज होता है। डेफिनेटली। तो आपका बचपन कहाँ गुजरा, आप हो कहाँ से? ओके, सो गाइस, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं रौशगुल्ला मतलब हाँ, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। क्या बात है। एक बहुत प्यारा सा शहर है कोलकाता, सब जानते ही जी हैं। जी। बचपन वहीं पे गुजरा है मेरा। और मैं कॉलेज में जब थी तो थिएटर करती थी। अच्छा। सो मैं रोज़ जाती थी, देखती थी थिएटर, मुझे अच्छा लगता था। बट मेरे फैमिली मुझे कभी सपोर्ट नहीं किए करने के लिए। अच्छा। सो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो जो प्रतिभा था वो छिपा हुआ था। सो मैंने जब कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैंने पेरेंट्स को बोला कि मुझे करना है कुछ। सो उन लोग ने बहुत सोचने के बाद मुझे बोले ठीक है आप करो। सो जब मैं मुंबई आई तो लॉकडाउन हो गया। अच्छा, मतलब कोविड के टाइम आप? हाँ, कोविड के टाइम में आई तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल का मोमेंट था ये। मैंने मिस इंडिया मतलब स्क्रॉल करते करते आपका इंस्टा पे, फेसबुक पे एक दिन आया तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उन लोग ने करीब 2000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज करके एक मिस इंडिया कर आया था मुझे। पेजेंट शो, ब्यूटी पेजेंट शो। ओके। सो मैंने अप्लाई किया, रिप्लाई आया उनका कि आप सिलेक्टेड हो। और उन लोग ने 1.3 लाख चार्ज किए थे। सो दैट टाइम मेरे लिए पॉसिबल नहीं था वो पे करने के लिए। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि मैं जब सिलेक्ट हूँ सो इतना क्यों चार्ज कर रहे हो। तो बाई कॉल उन्होंने बोले कि आप इतने बड़े एक मंच में चलने जा रहे हो। सो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे, आपको डिजाइनर्स आएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। 5 डे आप 5 स्टार होटल पे आप रहोगे। सो इसका एक बेसिकली जो अमाउंट होता है ये हम लोग चार्ज करते हैं एज अ ग्रूमिंग फीस। करेक्ट। और आप जब विनर बन जाओगे या बनो या ना बनो, कुछ सीख कर जाओगे। मुझे अच्छा लगा बट मतलब उस टाइम पे मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। सो मैंने एक छोटा सा ब्यूटी पेजेंट जहाँ पे ओनली 5000 चार्जेस था, वहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया। एयर वेंचर कंपनी, और उनका जो डायरेक्टर है डॉक्टर अनुजा अतुल राव। ओके। सो वहाँ पे मैंने अटेंड किया ब्यूटी पेजेंट। मुझे कोई नॉलेज नहीं था जो ब्यूटी पेजेंट होता क्या है, कितना राउंड होता है, क्या है। मैं अपना कॉन्फिडेंटली मैं गई वहाँ पे और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो राउंड है मैं बहुत अच्छे से मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया और दिन में फर्स्ट रनर अप बन गई। क्या बात है। सो मेरा लाइफ का सबसे लकी डे था वो। सो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। आई एम ए ब्यूटी पेजेंट विनर, फर्स्ट रनर अप टाइटल मिला मुझे। ओके। वहाँ से मेरा प्रोफाइल कास्टिंग वाले लोगों के पास गया। सो मुझे फीचर्ड के लिए कॉल आने लगा, फोटोशूट के लिए कॉल आने लगा। तो ये शो बॉम्बे में था या फिर कहीं और था? बॉम्बे में, थाने में था। अच्छा, थाने में ये शो था। या। और तब तक आप बॉम्बे शिफ्ट कर चुकी थी आप? जी। ओके। ये कब की बात है? आपने बताया शायद कोविड के टाइम आपने शिफ्ट किया था। ये 19 में मैंने शिफ्ट किया मैंने, बट 19-20 कुछ नहीं हुआ, प्रॉपर लॉकडाउन था। ये जो मेरा शो का मैं बोल रही हूँ ये 2021 अगस्त या जुलाई ऐसा कुछ होगा। ओके। अगस्त या जुलाई, हाँ, वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ।
अच्छा, मतलब वो शो के बाद फिर आपका जर्नी वहाँ से शुरू हो गया। स्टार्ट हुआ, हाँ वहाँ से शुरू हुआ। और मैंने मालबार गोल्ड जो है वहाँ से मुझे एक छोटा सा इवेंट के लिए कॉल आया, फिर वहाँ पे मैं परफॉर्म किया मैंने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स के साथ। क्योंकि आप अकेले एक मैदान में खेलने जाते हो और सब प्लेयर के साथ खेलने जाते हो तो आपका पता चलता है कि आपके जो कंटेस्टेंट है वो कैसा है। करेक्ट करेक्ट। सो आपको भी लगता है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो आपको धीरे धीरे डे बाय डे पता चलता है। ऐसे तो मुझे लगता है कि मैं हीरोइन हूँ, बट और हीरोइन के साथ जब आप खड़े होते हो सो आप तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या आप उनसे अच्छे हो, कितना अच्छे हो, ये पता चलता है। एग्जैक्टली, जब आपके सामने कॉम्पिटिशंस हो तब आपको समझ में आता है कि हम कहाँ पे है, कौन से स्टेज पे हैं। तो कंपटीशन हर एक जगह होना भी बहुत जरूरी है कि खुद को हम आंक सकें। आपने करेक्ट बोला। डेफिनेटली। हाँ, तो और क्या बता रही थी आप? हाँ, सो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। जब मैं फर्स्ट डे शूटिंग में गई तो मेरा तमन्ना भाटिया जो साउथ की बहुत बड़ी हीरोइन है उनके साथ मेरा एक छोटा सा किरदार था। सेट पे मैं गई से बहुत इंजॉय किया, डिस्को का सीन था। देन वहाँ से बैक टू बैक मुझे फीचर्ड के लिए कॉल आने लगे। मैंने शूट बहुत इंजॉय किया मैंने। बट जब कंटिन्यू 6 महीना फीचर्ड करने के बाद मुझे लगा फीचर्ड है बट इसमें मेरे कोई डायलॉग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं ऑडिशन प्रिपेयर करने लगी। ओके जी। फिर बहुत सारे कॉन्टैक्ट भी बन गए कास्टिंग के थ्रू। मैं ऑडिशन घर पे ऑनलाइन बनाया, मैंने मोबाइल पे बनाया, फिर उनको भेजा, आगे से रिव्यू आया, फिर छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलने लगे सीरियल में मुझे 1 डे 2 डे। और कुछ मूवीज़ में भी मैंने एक फ्रेंड कैरेक्टर मिला, जैसे रानी रॉकी की प्रेम कहानी। अभी हाल फिलहाल जो मूवी है मेरा तेरे बातों में उलझे जिया शाहिद कपूर में, उसमें मेरा छोटा सा एक ऑफिशियल कॉर्पोरेट लुक का एक कैरेक्टर है। ओके। फिर और करीना मैम और द क्रू मूवी, उसमें भी मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर है। अच्छा। और काफ़ी सारे ऐड किया मैंने तमन्ना जी के साथ, एक लीड में ऐड किया मैंने, शाहिद कपूर जी के साथ ऐड किया मैंने, और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। जैसे आपका क्या बताऊँ, टाइगर श्रॉफ, करीना मैम और अजय देवगन सर, श्रद्धा कपूर, डुगू, बाहुबली मूवी का जो सेकंड हीरो था, डुगू नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, सॉरी, थोड़ा नाम हो जाता है ऐसा। हाँ। तो काफ़ी आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, सबके साथ मैंने ऑलमोस्ट काम किया है। बट काम ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया मैंने, बट उनके साथ मैंने काम किया। स्टिल मैंने मेरा 12 घंटा 14 घंटा उनके साथ रह के देखा मैंने। अच्छा। कि शूटिंग एग्जैक्ट होता क्या है, आप कितना पैशन हो काम करने के लिए। आप कोई भी फील्ड में जाओ, सो वहाँ पे एक टाइम लिमिटेड रहता है, यू नो। करेक्ट। टाइम लिमिटेड रहता है। जैसे आप ऑफिस जाओ तो 9 to 5 या 10 आप घर आ रहे हो, बट शूटिंग का नो टाइम का कोई लिमिट नहीं रहता है। सिर्फ कॉल टाइम होता है, आउट टाइम नहीं होता। आउट टाइम नहीं होता है। मान लो आपको दे भी दिया कि 9 to 9, बट डायरेक्टर के मूड वाइज या सीन अच्छा से उन लोग ब्लॉकिंग नहीं कर पाए, सो 1 घंटा और डिले हो जाता है। कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आते हैं शूट के दौरान। टेक्निकल प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है ना पियांशु, ब्लॉकिंग नहीं हो पाता है। जो उन्होंने सोचा था कि ऐसा बनाएंगे सेट एग्जैक्ट वो नहीं बन पाता। तो डायरेक्टर कैसा है ना, वो थोड़ा सा डल हो जाते कि इससे बेटर कैसे किया जा सकता है। करेक्ट, वो अपना विजन को और हर अलग अलग मोटिव में हर अलग अलग वेरिएशन देना चाहते थे। सो मैंने काफी शूट किया, तो मुझे ये एक्सपीरियंस है कि काम करते रहो, टाइम अपना देते रहो, क्योंकि आप चाहोगे कि मैं 5 घंटा दूं, मैं 10 घंटा दूं, नो। शूटिंग में, और एक बात, शूटिंग प्रोफेशन में मतलब ये फील्ड में, इस इंडस्ट्री में जो काम करते, जो लाइटमैन हो, जो स्पॉट दादा हो, जो डायरेक्शन में, सबका क्या है, पैशन रहता है काम करने के लिए। तो ही वो स्पॉट दादा बन पाएंगे, तो ही वो कास्टिंग वाला बन पाएंगे। क्योंकि जो लिमिटेड टाइम सोचते हैं ना मुझे इतना काम करना, कभी वो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं। क्योंकि वो भी कितना प्यार से सर्व करते हैं। क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट जो भी रहते हैं, वो उनको भी 12 घंटा हम लोगों के साथ रहना पड़ता है।
करेक्ट, मतलब इस फील्ड में ऐसी चीजें हैं कि जिनका जो प्रोफेशन है जी उनको अपना 100% देना ही पड़ता है। 110 देना पड़ता है कभी कभी। और मुझे लगता है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ऐसा नहीं है, अगर आप जिस भी प्रोफेशन में हो, अगर आप कॉर्पोरेट में, अगर आप जॉब कर रहे हो या आप एक बिजनेसमैन हो, जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे तब तक आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आप जहाँ हो अपना वहाँ 100% जरूर दो। तो ये तो रहा आपका, मतलब एक स्टार्टिंग आपने कैसे क्या किया। तो मैं आपका ना बचपन में जाना चाहूंगा एक बार। बचपन में कभी आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है जो कि बहुत ही मजेदार हो, और कभी वो किस्सा कभी किसी को आपने बताया ही ना हो? अच्छा, किसी को बताया कभी किसी को ना बताया हो, ना कभी कहीं प्लेटफॉर्म, कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपने रिवील नहीं किया हो, तो ऐसा कोई मजेदार किस्सा जो अनसुनी हो? Yes. हुआ था एक टाइम पे जब मुझे साइकिलिंग सीखने का बहुत शौक था। अच्छा। और मैं जो फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं था। सो मेरा जो चाचा था तो रात को साइकिल लाकर घर पे रख देता था। और मैं गई, और जो मेरा उनके जो साइकिल का चाबी था वो मेरे दादाजी के पास रहता था। अच्छा। कमर में रखते थे पहले जमाना में। अच्छा। सो मैं जाती थी और चुपके से अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे करीब ऐसा, और जाती थी, और जाने के बाद दादा के कमर से चाबी चुराती थी। रियली, ये सच है। अच्छा। और चुराती थी और साइकिल लेकर मैं निकलती थी, मतलब सीखने के लिए। तो कभी कभी इसके उसके लग जाता था। मैं गिर भी बहुत बार गिर भी चुकी हूँ। अच्छा। सो किसी को पसंद नहीं आता था ये लड़की अकेले रोड पे लेके साइकिलिंग ट्राई कर रही है, चला रही है। तो घर पे आके कोई कंप्लेन कर देता था। अच्छा। और जब कंप्लेन करता था ना, तो मम्मी पापा के हाथ में कभी भी मैंने मार पिटाई नहीं खाया है। खाया है तो मैंने मेरा चाचा जी और दादाजी के हाथ में। तो ये बहुत, मतलब अभी मैं बोलूँ, उसके बाद मैंने स्कूटी सीखा, मैंने ड्राइविंग सीखा, मैंने बाइक सीखा, मैंने सब कुछ सीखा। मैंने, तुम साइकिल ही नहीं करने दोगे ना, मैं सब सीख लूंगी। एरोप्लेन चला लेते हो आप? वो भी चला लूंगी, नो डाउट। अगर मान लो कोई मूवी में मुझे किरदार मिल जाए, जैसे क्रू मूवी में मैं एक छोटा सा किरदार है मेरा। अच्छा जी, अभी अपकमिंग है, तो कर लूंगी नो डाउट, क्योंकि मेरा एक जिद था। एक साइकिलिंग, यार एक लड़की हो तो क्या साइकिलिंग नहीं कर सकती हूँ मैं? ऑब्वियस बात है, लेकिन ये ज्यादा मजेदार था कि आपने उनके कमर से निकाल के चाबी निकाला। ये पूरा फिल्मी हो गया ये थोड़ा। क्योंकि उस टाइम के जो दादाजी थे और आज के दादाजी बहुत अंतर है। क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे दादाजी ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, बहुत। एग्जैक्टली कमर में रखते थे। और वो लखनऊ के थे मेरे दादाजी। तो कुछ ऐसे हिंदी बोलते ना जो छोड़ी को मारे, बहुत, मतलब अजब ही। मुझे नवाबी वाली। हाँ, मुझे वो टोन नहीं आता है। मैं नहीं बोल पाती हूँ। दादाजी तो अभी नहीं रहे, बट दादाजी के कुछ यादें, वो चाबी चुराना, वो दिन बहुत। अभी तो सब हाथ में मिल जाते तो कोई मजा भी नहीं आता है। पर चुराने में जो मजा है ना, वो मतलब कोई सामने से दे उसका कोई डेफिनेशन और नहीं। वो जब बात बचपन की हो ना, तो बचपन में चुरा के चीजें खाने में और कहीं किसी को छेड़ने में बड़ा मजा आता था बचपन में। तो वो चोरी नहीं होता था, क्योंकि भाई हमारे कृष्ण जी भी माखन बहुत बार चुरा के खाए हैं। तो वो चोरी नहीं होती है, वो हमारा हक है भाई। अब हमारे घर का सामान अगर हम ले रहे हैं किसी से, तो वो हमारा हक है। वैसे मैंने सुना भी है कि आपको एस्ट्रोलॉजी भी आती है। आपको किसने बताया? जी, हम उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेते हैं। उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेते हैं। सो ये भी पता होगा कि किसने बताया आपको? हाँ, इसी तो बता रहा हूँ। आप बताओ, सुना तो हूँ आपसे। हाँ, एक्चुअली हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। मैं मेरे लाइफ में एक टाइम था जो जहाँ पे डिप्रेस हो गई थी। सो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी सीख लूँ। तो मैं छोटे छोटे जो बुक्स होते हैं उसको पढ़ने लगी, एंड यूट्यूब में मैं देखने लगी। अच्छा। फिर मैंने काफ़ी सीखा, और ट्रेन में, बस में जब भी मैं जाती थी ना, सो वो अप्लाई करती थी। अच्छा, आपके फेस में ये है तो ये, तो मैं बोलती थी अच्छा आपके फेस में ये, तो आपका कैरेक्टर ये है क्या, क्या आप जॉब करते हो? तो सडनली ना मैच हो जाता है। और रियल है ये कि आज तक बाय गॉड एक भी चीज मिस नहीं हुआ है। अच्छा। सो जो भी मैंने वहाँ पे सीखा है ना, सब अप्लाई किया और सब करेक्ट हुआ। कोइंसिडेंटली 3 जन का जॉब लगा है मेरी वजह से। हाँ। तो यार मुझे बता दो मेरी नेक्स्ट मूवी कब आने वाली है? बताओगे, थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि अभी अभी आप मिले हो। अच्छा। सो दानिशा जी इतना मतलब जल्दी थोड़ी बताती है। थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ आप, फिर बताएंगे ना। तो फिर कॉफी पे चले गया? ऑब्वियसली कॉफी है।
प्रोडक्शन वाले ने coffee दिया ही यार। नहीं यार, नहीं दिया ही नहीं, खाली दिया है। क्यों यार, थोड़ा सा तो कॉफी देना चाहिए यार। कोई बात नहीं, हम आपको लेके चलेंगे कॉफी पे, तब थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे, तो फिर मेरी हाथ देख कर के ये बता दे कि नेक्स्ट मूवी कब आने वाली मेरी। ओके। सो मतलब आपने बताया कि आपके वजह से 3 लोगों का जॉब लग चुका है, तो अब मतलब आपका इतना स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है आपका। या तो आपने अपना करियर शुरू किया ब्यूटी पेजेंट से शुरू किया, Yeah. जिसमें आप फर्स्ट रनर अप थी। जी। फिर उसके बाद फिर आपको फर्स्ट काम कौन सा मिला? फर्स्ट काम मेरा तमन्ना वाडिया के साथ एक वेब सीरीज का शूट था। अच्छा, एक फीचर्ड के लिए मुझे कॉल आया करीब 4 बजे। ओके। मुझे कॉल आया कि आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ है, सो 6 बजे आपको लोअर परेल में पहुंचना है हार्वेस्ट। तो मैं बोले हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मैं जाऊंगी, अभी भी 4 बज रहा है, मुझे क्या लेना नहीं, कुछ नॉलेज नहीं था। सो मैंने बहुत हिम्मत किया, मैंने जाना है, और इतना बड़ा ट्रॉली ले लिया मैंने, बहुत बड़ा, जो मेरे पास अभी तो फिलहाल है छोटे सा मेरे पास, उस टाइम पे बहुत बड़ा सा ट्रॉली था, वो ले लिया, जो भी समझ में आया 2-4 कपड़े मैंने ले लिए और निकल गई मैं। अच्छा। और मैं ओला से गई, करीब 5 थाने से गई मैं, 500-600 ऐसा लगा। मैं गई, जाने के बाद मेकअप रूम में गई, मुझे फील आने लगा हाँ चलो प्रॉपर शूटिंग हो रही है यहाँ पे। जब मैंने तमन्ना जी को सेट पे जाके देखा, सो मैं इतना खुश हो गई। जो बाहुबली का हीरोइन तमन्ना जी, मतलब अभी तो उनके साथ काफी मैंने 2-4 काम किया है, नॉर्मल है, बट फर्स्ट टाइम जब आप किसी आर्टिस्ट को देखते हो, सो आपका फेस पे जो चमक आता है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। वो एक अंदर का खुशी होता है, वो कि होता है मतलब कि उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला है। करेक्ट। भले ही आप फीचर्ड में हो, नो इशू। अब बहुत सारे हीरो आर्टिस्ट है, एक्टर है, जो छोटे छोटे करके ही अभी तक ऊपर गए हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे बैकग्राउंड करके कि आपको ऊपर जाना है। वो हमारे लिए ही, मतलब इन द सेंस अगर कहा जाए तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, अगर आप काम कंटिन्यू कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप काम कंटिन्यू कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और उसी बदौलत आपको आज वो मूवी भी मिली है जो आपने की है अभी, और आपकी अपकमिंग भी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो ब्यूटी पेजेंट किया था, फर्स्ट रनर अप हुई थी मैं। सो वहाँ पे क्या हुआ था कि 1 साल बाद मुझे उन्होंने ऑफर किया कि एज ए जूरी मेंबर में जजिंग करने के लिए। क्या बात है। सो आई एम ब्लेस्ड, रियली आई एम ब्लेस्ड कि 1 साल पहले जो स्टेज में मैं एक कंटेस्टेंट थी, आज वहाँ पे मैं जूरी हूँ। सो मैं 30 या 40 कंटेस्टेंट थे जहाँ पे मैं जूरी कर रही थी। सो दिस इज दैट वाज बिग अचीवमेंट फॉर मी। नाइस। ये एक्चुअल में बहुत बड़ी बात होती है खुद के लिए, कि कल तक जहाँ हम वॉक कर रहे थे और आज हम उस शो को जज कर रहे हैं। तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। आप कितना अचीवमेंट किए हो आप, उसके ऊपर डिपेंड करके लोग आपको बुलाएंगे। क्योंकि मैं कंटिन्यू छोटे बड़े काम करती हूँ, क्योंकि मेरा स्टोरी और मेरा एक नशा है। लोग बोलते हैं कि डालो मत, मैं पोस्ट कर देती हूँ कि आई एम ऑन शूट, मैं यहाँ पे हूँ, मैं शूट कर रही हूँ, मैं स्टोरी छोटे डाल देती हूँ, अपडेट देती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है, मेरा शौक है। सो लोगों को, जो मेरे फ्रेंड सर्किल में है, जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में है, उनको पता चल जाता है कि आज जानिशा यहाँ पे है, आज काम करिए। वो जो पॉजिटिवली लेते हैं लेने दो, जो नहीं लेते कोई बात नहीं, आए तो आप अगर एक्सेप्ट करते तो वेलकम, वेरी गुड। सो ऐसे लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि आज के डेट में जो दिखता है ना वही बिकता है। एग्जैक्टली। सो मेरा ये थॉट है कि छिपाओ मत, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के, हम लोग फिल्मी दुनिया के हैं, तो छिपाऊं, अगर छिपा देती हूँ तो क्या ही बचेगा। आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। अगर हम कोई काम किए हैं और जब तक हम उस काम को कहीं बाहर दिखाए नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर जो टैलेंट है वो क्या है और क्या है, चल रहा है। हाँ, क्या चल रहा है, तो मुझे दिखाना बहुत जरूरी है। तो प्लेटफॉर्म जब मिला है हमें, तो उसको शो क्यों ना करें। और आज का जमाना ही है सोशल मीडिया का जमाना। एग्जैक्टली। और कभी अभी तो रिक्वायरमेंट ये आता है कि दानिशा जी आपका इंस्टाग्राम में फॉलोअर कितना है। हाँ। सो उसके बेसिक पे उन लोग एक्टिंग नहीं देख रहे, एक्टिंग है देखते हैं ठीक है, बट आपका फॉलोअर कितना है। सो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, जो इंस्टाग्राम से भी अभी आर्टिस्ट हायर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग लगे हुए हो, जैसे हम एक्टिंग में हैं, हमारा प्रोफेशन है कि हमें एक्टर बनना है। तो हमने थिएटर किया, हम कैमरा एक्टिंग सीख रहे हैं, हम थिएटर कर रहे हैं, हम खुद के क्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और जिन्हें इन्फ्लुएंसर बनना है वो अपना रील्स बना रहे हैं, वो अपने कंटेंट बना रहे हैं, तो वो वहाँ अपना मेहनत कर रहे हैं। सबका अपना अपना मेहनत चल रहा है। खुद का मेहनत आप करोगे ना तो आप दिखोगे।
आज ना हो, कल ना हो, परसों आप भी दिखने वाले हो। एग्जैक्टली। आप ही दिखने वाले हो। तो एक एग्जाम्पल जैसे मनीषा को मान लो, अभी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, आप बंगाली नहीं आता है, आपको हिंदी नहीं आता है, तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। हाँ, exactly. मेरा ये कहना है कि आप कोई भी लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज से आप हो, मान लो एक लैंग्वेज आपको आता है, सो उसी को आप अपना हिम्मत बढ़ा लो, उसी को आप अपना एफर्ट डाल लो। बट मेनली क्या होता है कि अगर हम लैंग्वेज को कन्वे कर सक रहे हैं, समझ रहे हैं तो इनफ है। बट बहुत बार जरूरत पड़ता है, हर जगह जरूरत पड़ता है कि हमें लैंग्वेजेस आने चाहिए। बट ये बैरियर नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपने वो तमन्ना भाटिया जी का आपने फर्स्ट उनके साथ काम किया, फिर उसके बाद आपका करियर ऐसे शुरू हो गया, फिर आपको फीचर्स में काम मिलना शुरू हुआ, फिर टीवी सीरियल्स भी आपने किया है कई सारे। बहुत किया मैंने, और भले ही वन डे टू डे मेरा चल रहा है अभी। कभी भी मुझे कॉल आ जाता है, मैम आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है प्लीज़, तो मैं डे हुआ नाइट हुआ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे दिखना है, अपने आप को नाम करना है, नेम फेम लाना है, तो इसके लिए आपको मेहनत कभी भी कॉल आए मैं रेडी हूँ जाने के लिए, क्योंकि आई लव शूटिंग। Exactly. और उसके बाद शूटिंग के पहले आप मेकअप पे बैठते हो, वो बहुत इंजॉय करते हो। आई लव मेकअप। वैसे आप दिख भी रही हैं, यहाँ का लाइटिंग ज्यादा आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। क्योंकि नहीं, ये तो मेरा नेचुरल लुक है, मतलब थोड़ा बहुत जो टचअप है, कहीं पे जाते हो मुझे टचअप करना बहुत है, बट शूटिंग का मेकअप थोड़ा प्रोफेशनली रहता है, तो वो इंजॉय करती हूँ। अब मैं हर एक चीज को एंजॉय करती हूँ, शूटिंग का खाना एंजॉय करती हूँ, मेकअप एंजॉय करती हूँ, कॉस्ट्यूम एंजॉय करती हूँ, सेट पे जा रहे हो आप, छोटे छोटे एंजॉय करते करते जाओ, आपका काम 12 घंटे कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अब बोर शूटिंग होगा, डायलॉग आएगा, ये तो देखो आपका एकदम बोर लगेगा, पूरा बोर लगेगा। मतलब आपके नजर में सक्सेस क्या है? हाँ, आप बताओ। सक्सेस ये होता है कि आप काम करते जाओ, एक दिन सक्सेस खुद नॉक करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सक्सेस है, लोग आपको बताएंगे तो ये सक्सेस है। सक्सेस ऐसा नहीं जो आप हाथ में ले सकते हो, सक्सेस दिखता नहीं है, इनविजिबल है सक्सेस। तो आप काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, जब आजू बाजू गूंजेंगे ना आपके नाम, दानिशा दानिशा दानिशा, दैट्स सक्सेस। एग्जैक्टली। मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एग्जैक्टली। मतलब अपनी जिंदगी का हर एक पल एंजॉय करते जाओ, वही तो जर्नी ही सक्सेस है। जर्नी जितनी अच्छी होगी आपकी, मंजिल उतना बेहतर होगा। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब आप शूट कर रहे हो और शूट के दौरान कुछ ऐसा किस्सा हो गया, जैसे बचपन में आपके साथ वो किस्सा हुआ था, तो शूटिंग में कुछ ऐसा किस्सा हुआ, मजेदार किस्सा, कभी आपके को एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, या फिर किसी के साथ भी? ओके, हाँ, एक्चुअली हाल फिलहाल एक शूट किया था मैंने, तो वहाँ पे सब फॉरेनर्स थे। अच्छा। सब फॉरेनर्स थे, मतलब ऑलमोस्ट सब, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई हांगकांग, मैंने अलग अलग कंट्री से आए थे। वरुण धवन जी था उसमें। अच्छा। हाँ, वरुण धवन सर थे वहाँ पे, और मैं मतलब गॉड ब्लेस की मैं फॉरेनर दिखती हूँ। हाँ, मैं कहने वाला भी था आपकी। सो वहाँ पे वो फॉरेनर में मैं कास्ट हुई थी। अच्छा। हुई थी मैं वहाँ पे गई मैं, और मैंने शूट किया वहाँ पे। मेरा एक छोटा सा किरदार था, एक कॉन्फ्रेंस रूम था, ऐसे सब हो गया शूट। तो वरुण सर जा रहे थे, तो मैंने बोला हाय सर, आई एम दानिशा और मुझे आपके साथ ना एक फोटो चाहिए। बोले यू आर नॉट गोरे? सर मैं इंडियन हूँ सर, प्लीज सर मैं आपके बहुत बड़े फैन हूँ। तो वो कुछ सेकंड 30 सेकंड के लिए ना होल्ड हो गए। जी तुम फॉरेनर ही दिख रही हो, और मैं इतना अच्छा हिंदी भी बोल लेती हूँ। सो वो 30 सेकंड के लिए मतलब उनके पल के झपके नहीं कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम गोरे हुए। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब गोरे हैं, सब फॉरेनर्स हैं। हाँ, मतलब फॉरेनर्स के बीच में आपको खड़ा कर दिया जाए, तो आप कोई आपको से पिक करके से निकाले कि नहीं तुम फॉरेनर नहीं हो, तुम तो लगती ही फॉरेनर हो। वरुण सर के ये जो कमेंट था ना, मैंने बोले सर मैं क्या करूं सर, मैं कोलकाता से हूँ सर, आप तुम्हें भालोबासी, मतलब मैं प्रूव करने के लिए कुछ भी, अच्छा कुछ भी मैंने वहाँ पे बोल दिया। हाँ। फिर बाद में उनके साथ मैंने एक फोटो भी लिया, सर ने दिया बहुत क्यूटली। मतलब सर, मैं आगे सर पीछे सारे ऐसे मुझे देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जो कोई देख रहा है मुझे। और बाद में उनका कोई बॉडीगार्ड आया, बोला कि यहाँ पे कोई फोटो लिया उसको डिलीट कर दो। मैं बोला मैं नहीं डिलीट करने वाली, बुलाओ आप सर को। मैं क्यों डिलीट करूँ, सर ने खुद से मुझे फोटो दिया। कभी कभी शूटिंग में फोटोज एक्टर्स के साथ अलाउड नहीं होता है, बाय ऑन कॉस्ट्यूम में अगर रहोगे तो। मैं भी पोस्ट नहीं करने वाली हूँ,
नो टेंशन, मैं आई एम ए प्रोफेशनल मॉडल एंड एक्ट्रेस, बट ये मेमोरी के लिए मैंने लिया है कि सर के साथ मैंने काम किया है, सो आप बेफिक्र रहो, मैं पोस्ट नहीं करने वाली हूँ। सो ये हुआ था, तो वरुण सर की जो एक कमेंट आज भी मुझे याद रहेगा। अच्छा। और हाल फिलहाल एक सीन हुआ था मेरे साथ, मैं सिंघम मूवी में आपके हैदराबाद में शूट कर रही थी, मैं करीना मैम की मैं बॉडी डबल कर रही थी, करीना मैम की जी। ओके। 2 साल से मैं कर रही हूँ उनका बॉडी डबल। क्या बात है, आप 2 साल से करीना मैम के बॉडी डबल कर रही हैं? जी 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 जी। तो मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये हमारा एक अलग एक प्रोफेशन है फिल्म इंडस्ट्री का, बॉडी डबल। बॉडी डबल में ऐसा होता है कि जो एक्टर्स होते हैं एकदम हूबहू उनके तरह ही दिखने वाले एक्टर्स को रखा जाता है, जो काफ़ी सारे सीन्स उनके वो करते हैं, बॉडी डबल करते हैं। और आपने ये सीन किया है और 2 साल से आप उनकी कर रही हैं, तो हम बहुत अंदर से कि मुझे जानना है कि एक्चुअल में होता कैसे है, क्या क्या होता है बॉडी डबल में। पहले तो ये बताऊंगी कि करीना मैम की जो हाइट है ये मैच होता है। बेसिकली जो एक्टर्स होते हैं उनका बॉडी लेवल इसलिए चाहिए कि उन लोग 8 घंटा जो काम करते हैं ना, तो उनको थोड़ा डायलॉग रीडिंग करने के लिए, सब कुछ देखने के लिए अलग से टाइम चाहिए, तो उनको थोड़ा सा फ्री टाइम हो ना, सो उसमें अगर फ्री टाइम में अगर बॉडी डबल काम कर ले तो उनको थोड़ा सा हल्का हो जाता है, काम का जो है प्रेशर वो कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है। हम लोग अगर 2 घंटा उनके काम कर ले, 4 घंटा कर ले, जैसे रिहर्सल चल रहा है, उनको रिहर्सल हम लोग से बाखूबी करा लेंगे और 1 टेक या 2 टेक में उनका हो जाएगा। अगर बड़े बड़े आर्टिस्ट 2 टेक 4 टेक ज्यादा टेक दिए तो टाइम भी वेस्ट होता है। एग्जैक्टली। सो फ्रेम बैठाना, लाइटिंग टेस्ट होना, फिर कुछ कुछ डायलॉग्स है जो आपसे बुलवा लेते हैं और जब एक्टर्स आएंगे तो उनसे करवा लेते हैं। सो इजी हो जाता है। मान लो सब रेडी है, हाँ ये टेस्ट हो गया, फिर मेन आर्टिस्ट है, शूट बैक टू बैक हो गया, और बहुत सारे सीक्वेंस रहते हैं उनका। सो मुझे जब ऑफर आया बॉडी डबल के लिए, तो आई हैव नो नॉलेज व्हाट इज बॉडी डबल। सो मैंने बोला ठीक है मैं करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका हैंड शॉट चाहिए, बैक प्रोफाइल चाहिए, वो मैंने बोला ठीक है आप, फिर मेजरमेंट मैंने भेजा। फिर फर्स्ट डे मैं बर्जर पेंट का ऐड था करीना मैम के साथ। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने अटेंड किया, मैंने बहुत अच्छा शूट था मैम के साथ, बिहेवियर भी मेरे साथ बहुत ही अच्छा था उनका, और मैंने किया। फिर डे बाय डे मुझे उनका मिलते गया, मैं द कैरेक्टर्स भी करती हूँ, और देन अगर मुझे टाइम मिलता है तो उनका अगर बॉडी डबल का ऑफर है प्रोडक्शन से तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप सेट पे जब जाओगे, आपका डायलॉग्स नहीं है ठीक है, बट विजुअल आप होता है ना, एक देख के सीखते हो, जो साइलेंट एक्सपीरियंस रहता है। कुछ कुछ चीजों का साइलेंट, आप देख रहे हो, ये यहाँ पे स्टोर हो रहा है आपका, आप देख रहे हो यहाँ से स्टोर यहाँ पे हो रहा है। सो ये स्टोर होते होते एक टाइम ऐसा फील हो जाएगा ना, जो आप कंटिन्यू उस पे काम करने लगोगे, अगर आप उस काम में पैशनेट हो तो। सो मैं देखती हूँ सेट पे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है, भले ही छोटे काम किए बट किया मैंने। अभी हाँ, सिंघम मूवी का जो मैं बता रही थी, सो अर्जुन कपूर सर थे, तो उनका एक शॉट था मुझे गोदी में लेके यहाँ से 10 या 20 कदम तक चलना। सो सर मुझे 2 या 3 बार शायद गोदी में लिए मुझे, ऐसे मतलब मैं डेथ हो गई थी, ऐसा कुछ सीन था। मैंने कहा हाँ साड़ी डाल के, तो फिर ऐसे चला, तो वो फिर जब भी उतार देते थे सर बोलते तू बहुत भारी है। बोले सर मैं ज़्यादा नहीं 50 किलो हूँ। बोले 50 किलो तो लग रही नहीं, तो हाँ सर 50 किलो अवॉइड करा लो। क्योंकि यहाँ से 10 कदम जाना भी होता है, जितना भी आप हेल्दी हो, एक होता है ना फ्लो में तो हो जाता है, 1 बार 2 बार ठीक है, बट जब रिहर्सल चल रहा था तो उसमें कुछ सीन में डमी का रिहर्सल चल रहा था। अच्छा। बट जब ड्रॉन शॉट होता था, मास्टर शॉट होता था, तो मुझे ही उनको गोदी में जाना पड़ता था और वो लेके मुझे जाते थे। तो ये एक अच्छा सा सीन था कि चलो सर मुझे मतलब गोदी लेके कम से कम एक शॉट तो हुआ, और उस शॉट में कुछ मैं ही दिखूंगी। अच्छा। क्योंकि मास्टर शॉट में तो उसमें तो ऊपर से मान लो जो ड्रोन शॉट लिया है, तो उसमें तो मैं ही दिखूंगी ना। एग्जैक्टली, वो तो आप ही दिखेंगे उसमें। एग्जैक्टली, हाँ। सो काम हर काम होता है, छोटे मतलब छोटा नहीं होता है कुछ भी। एग्जैक्टली, छोटा वैसा कुछ नहीं होता, काम हाँ, काम ही होता है। पैसा आपका अभी कम आ रहे, ठीक है, नो इशू, आप उसमें खुश रहो। जितना खुश रहोगे ना, देखोगे ये खुशी इंक्रीज हो जाता है। एग्जैक्टली, खुश रहना बहुत जरूरी है, मेंटल पीस बहुत जरूरी है, बहुत। क्योंकि आज के डेट में ना सब मिलता है, पियंशु एंड यू नो सब मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। कहाँ जाओ सुकून ढूंढने के लिए, आप बताओ।
लोग कहते हैं पैसा से हर चीज मिलता है, लेकिन पैसा से हर चीज सुकून नहीं मिलता है। मन, हाँ चलो मन करो चाय पी ले, थोड़ी देर के लिए सुकून मिल गया, लॉन्ग टाइम के लिए सुकून कहाँ से मिलेगा? ये कोई नहीं देने वाला है, ये आपको उससे क्रिएट करना पड़ेगा। सुकून आपको किस चीज से मिलता है, यू नो? सुकून अगर आप में सब्र है, या सब्र है, संतोष है, मतलब कहते हैं ना संतोषम परम सुखम। या एग्जैक्टली, संतोषम परम सुखम। आपका अभी तक जो जर्नी रहा है जी। स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक में, ऐसा कोई टफ टाइम आया है आपके लाइफ में अभी तक में कि जब आपको लगा हो कि यार हो गया, अब नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों मेरे साथ, ऐसा जैसा अभी आपने बताया मेरे साथ नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है गिव अप कर देना चाहिए, वापस चलना चाहिए, ऐसा कुछ टफ टाइम आया? या फिर दिमाग में ये भी ना आया हो कि मुझे चल देना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा हो कि अब क्यों खत्म सा लग रहा है? प्रियांशु, ये ना तुम जो क्वेश्चन मुझे बोल रहे हो ना, ये हर वक्त आता है, क्योंकि स्टिल आई एम स्ट्रगलर, मुझे हर वक्त आता है, बट मैं उसको ना पंच मारती हूँ। आने दो, जितना भी प्रॉब्लम्स आता है आने दो, बट एक पंच मारती हूँ मैं। रोज़ मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, अपना जो भी डेली रूटीन रहता है वो फॉलो करती हूँ, काम करती हूँ, रोज़ सबका व्हाट्सअप स्टोरी चेक करती हूँ, आज क्या रिक्वायरमेंट है। सो मेरा प्रोफाइल उनको भेजती हूँ, जितना भी कास्टिंग कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास, मैं भेजती हूँ अपना प्रोफाइल। 10 जगह भेजती हूँ, एक जगह मुझे हाँ आ जाता है। सो मैं कहती या मुझे मिल गया, एक कैरेक्टर मिला है बट मिल गया मुझे। सो अब सबको नॉक करते रहो, करेक्ट, तब आपको काम मिलेगा। आप दो जन को ऑडिशन दिया, मैंने मिला नहीं, काम आपको कंटिन्यू ढूंढना पड़ेगा। तो दानिशा जी, जब मैं आपसे आप एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ कि जब कोई बॉम्बे आता है एक्टर बनने के लिए, तो बहुत लोग सीख करके आते हैं और बहुत लोग कुछ सीखते भी नहीं और डायरेक्ट बॉम्बे पहुंच जाते हैं, तो उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो? तो बेसिकली आप मुझे लड़की के तौर पे बताओ कि लड़कियों को ऐसा कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है ड्यूरिंग कास्टिंग, ड्यूरिंग शूट? ओके, तो प्रियांशु जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स तो बहुत है, अभी क्या क्या बताऊँ मैं, तो भी कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। कैसा होता है ना कि बॉम्बे में जो भी रहते हैं ना आर्टिस्ट, बेसिकली बॉम्बे की नहीं है, सब बाहर से आते हैं, यूपी से आते हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। सो बहुत मुश्किल से गर्ल्स अपने मम्मी पापा को मैनेज करके, कन्विंस करके यहाँ पे तो चले आते, किसी फ्रेंड के पीजी में रह गए, और बेसिकली यहाँ पे पीजी 5K 6K 3K में आ जाता है। सो चलो महीने में 5,000 तो कमा ही लेंगे, ऐसा थॉट लेके आते हैं। बट क्या होता है ना, कभी कभी 5,000 भी बहुत महंगा पड़ जाता है। करेक्ट, बहुत महंगा पड़ जाता है। और हम लोग, मतलब मैंने ये भी देखा है कि 5,000 कमाने के चक्कर में हम लोग कभी कभी बहुत छोटे छोटे काम भी कर लेते हैं। बहुत लोग आते कि जूनियर उनको पता नहीं रहता है, व्हाट इज जूनियर, सीनियर, ये सब कैटेगरीज है। सो 1,000 रुपीज में बहुत लोग जूनियर का भी काम कर लेते हैं। और वो तो हुआ 5,000, बाकी का ऊपर का जो खर्चा है आपका, डेली बेस का जो खर्चा है, डेली रूटीन का आपका। और एक एक्ट्रेस कैसे ना अपने आप को मेंटेन करती है, रात को दूध पीकर सोना है, कुछ फ्रूट्स लेना है, ओके, और कुछ हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। सो ये जो मेंटेनेंस ना बहुत भारी पड़ता है आपको। एग्जैक्टली, आप ऑडिशन के लिए गए, कोई ऑडिशन बुलाए, आप बाय ऑटो जाओगे, सो 200 1,500 ऐसा आपको लगा। सो वो कौन देगा आपको जब तक आप इनकम नहीं करोगे? छोटे मोटे जो शूट होता है 60 डेज बाद आपका पेमेंट आता है। बताओ आप 60 डेज तक आप क्या करोगे? मतलब ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आते हैं। फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम होता है ना, सो चलो एक दिन आपका कोई फ्रेंड हेल्प कर दिया, हेलो सुनना, मुझे कुछ 200 रुपीज चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जीपे करता हूँ। फिर उसके लिए मैं बैठी हुई रही थी, अभी कब आएगा यार, भेजना। सो आप पता करके देखो कि ऑलमोस्ट हर एक्ट्रेस के साथ जो स्ट्रगलर है, सबके साथ ऐसा होता है। 200 रुपए भी भारी पड़ जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा आ जाते हैं कि
50 रुपया भी पॉकेट में नहीं होता, नहीं अकाउंट में रहता। 10 रुपया भी नहीं होता है। और हम लोग निकल जाते हैं ऑडिशन के लिए। आराम नगर में हुआ तो इजी होगा, चलो पैदल ही चले गए। आराम नगर में जाने के बाद देखा वहाँ पे ओपन ऑडिशन हो रहा है, फिर ओपन ऑडिशन में जाने के बाद लगता है यार मेरा नंबर कब आएगा। अच्छा, कास्टिंग में प्रॉब्लम्स कहीं आते हैं क्या लड़कियों को? क्या क्या कौन सा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है कास्टिंग के लिए? एक्चुअली कुछ कास्टिंग वाले लोग फेक होते हैं। कास्टिंग के नाम पे उन लोग मॉडल बैंक जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको शो करना होता है कहीं ना कहीं। शायद ये कुछ रीजन होगा, एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं है। बट मैं मेरे पास जो भी कॉन्टैक्ट्स है, कुछ जेन्युइन है, कुछ पता नहीं फेक भी होते हैं। तो उसको बाय एक्सपीरियंस मुझे समझ में आ जाता है कि ये फेक है। सो मैं रिप्लाई, मैं तो जब भी बोलते कि दानिश आपका प्रोफाइल भेजो, तो मैं पहले क्या बोलती हूँ, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोडक्शन है, क्या बजट है, आप ये पहले मुझे सेट करो। मुझे लगेगा कि आई एम फिट दिस रिक्वायरमेंट, सो मैं मेरा प्रोफाइल आपको शेयर करूंगी। करेक्ट। क्योंकि आप एज कैटेगरी 50 डाल रहे हो और मैं हूँ 25 की, सो उस कैटेगरी में मैं नहीं जा रही हूँ। एग्जैक्टली। सो मैं क्यों मेरा प्रोफाइल आपको शेयर करूँ? सो जो बंदा कास्टिंग वाले जेन्युइन रहेंगे ना, वो पहले आपको पूरा डिटेल्स आपको भेज देंगे। ये शूट है, ये कैटेगरी है, ये एज कैटेगरी है, ये प्रोडक्शन हाउस है, और आप अगर फिट बैठते हो तो आपको 4 पिक्चर्स, इंट्रो वीडियो और एक ऑडिशन आप भेज दो। तो मैं कुछ ऑडिशन से मेरा अच्छा सिलेक्शन हुआ है अच्छे जगह पे, तो मुझे आता है ऑडिशन के थ्रू भी होता है। सो मेरे पास अभी एक ही प्रोसेस है कि आप घर बैठे बैठे ऑडिशन बनाओ। हर एक में आप जो कैटेगरी में जाते हो, एज कैटेगरी में जाते हो, हर एक फील्ड का। मान लो आपके लुक्स फॉर्मल जाता है, आपके ऑफिस कैटेगरी में जाता है, आप फ्रेंड कैटेगरी में जाता है, वाइफ की कैटेगरी में जाता है। अब एक मोनोलॉग निकाल लो, कहीं से भी ऑनलाइन निकाल लो, उसको याद कर लो अच्छे से। ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन मैच होना चाहिए, आपका रिदम मैच होना चाहिए। आप में कितना कॉन्फिडेंट है, आप कितना कॉन्फिडेंट हो। ऐसा नहीं कि लाइंस बाय लाइंस बोलो, कॉन्फिडेंट कितना आप दे रहे हो, इमोशन कितना क्रिएट कर रहे हो आप लाइंस के साथ। तो आपको जब ऑडिशंस बनाती हूँ तो आपको लगता है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स ऑडिशन बनाने में फेस कर रही हैं? yes. क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ऑडिशन बनाने में? मैं जब अकेले बनाती हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आता मेरा कहाँ गलती है। बट सामने कोई रहता है ना ऑडिशन, जैसे कोई फ्रेंड्स को बुला लिया मैंने, या उनके घर जाके सेटअप है बना लिया, सो बता देते कि दानिशा ये लाइन पे ना तेरा इमोशन थोड़ा डाउन हो गया, थोड़ा सा इसको आप कर। सो मैंने आप के, बहुत ज्यादा आप हो गया, थोड़ा लो कर। सो सामने वाला अगर डायरेक्शन देने के लिए कोई रहता है ना, सो आपके ऑडिशन थोड़ा निखर के आता है। तो ऑडिशन तो हम लोग बनाते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। कभी कभी ऑडिशन बहुत, एक बार मैं एक शो किया था, मैंने अनसुनी शो किया था। अच्छा। इसके साथ भाव, हिंदुस्तानी भाव जी के साथ। अच्छा। तो मुझे सडनली कॉल आया कि एक टीवी शो है, दानिश आप करोगे क्या? मैंने कहा ठीक है कर लूंगी। मैं चली गई करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे 20-25 पेजेस के वहाँ पे स्क्रिप्ट था। जो डायरेक्टर सर थे मुझे बोले कि ये पैटर्न से ये करना है, आप सिर्फ थीम को समझ लो और आप बोल सकते हो। तो मैंने थीम को समझा मैंने, और मुझे पता नहीं कितने इतना सारे पेज के मैंने सडनली मेरा दिमाग में आ गया, मैं कर सकती हूँ। अगर जो बंदा 30 पेज का कर सकता है ना, वो 300 पेज का भी कर सकता है। Exactly. सो उस दिन मुझे कॉन्फिडेंट आ गया, कसम से, आई स्वेयर, उस दिन मुझे कॉन्फिडेंट आया। इतना बड़ा था वो, 30-40 पेज का, और हर लाइन में मैं वहाँ पे लीड थी। शायद वो 29 या 39 ऐसा कुछ एपिसोड था, अभी आया नहीं है। अतरंगी का ना? अतरंगी नहीं, अनसुनी। मैं देखा भी हूँ उसको, और आप बहुत अच्छा काम करती हैं। आप लिटरली, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और आपका जो स्किन प्रेजेंस है, थैंक यू, बहुत अच्छा है आपका। एक्चुअली अभी भी मैं सीख रही हूँ, मरते दम तक सीखूंगी। ये कलाकार में होना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को कभी भी सीखने के लिए मना नहीं कर सकते। जब तक दम है तब तक सीखते जाओ, और लोगों को ये एक्सपीरियंस शेयर करते जाओ। बहुत सही है, अच्छा सोच रखती हैं आप, और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे काम करते रहो। और हम चाहते हैं, हम भगवान से मनाते हैं कि आप बहुत नाम कमाओ और बहुत ऊपर तक जाओ,
और बहुत नाम कमाओ। अब हम करेंगे थोड़ा सा मस्ती और मजाक, क्योंकि हमने किया है बहुत सारी सीरियस बातें। तो हम शुरू करते हैं। हॉबीज के बारे में नहीं पूछा, ये बताओ आप। नहीं, हम वहीं पे आ रहे हैं, डोंट वरी। क्योंकि हॉबीज के बारे में बात करने से पहले हम करेंगे कुछ ऐसी बातें और खेलेंगे एक ऐसा गेम जिसका नाम है रैपिड फायर। तो उसमें हॉबीज भी पता चल जाएंगी, ठीक है? तो शुरू करें हमारा गेम। या आई एम ऑलवेज रेडी। ओह माय गॉड। सो बेसिकली क्या गेम का रूल्स पता है आपको? मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा और तुरंत बिना सोचे आपको आंसर करना है। Oh my God. या एग्जैक्टली, बिना सोचे आपको आंसर करना है। कुछ भी? एकदम मिलीसेकंड्स। Milliseconds. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने कितनों को प्रपोज किया है? 0। रिजेक्ट बहुत किया मैंने। अच्छा, रिजेक्ट बहुत किया है आपने। आपको खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? खाने में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है दाल चावल। ये भी सोच के है, दाल चावल। और कौन सा गेम खेलना पसंद है लड़कों के दिल से? आई डोंट लाइक एनी गेम। मुझे गेम खेलना बिल्कुल पसंद। आज तक शायद लाइफ में मोबाइल में मैंने कोई भी गेम नहीं खेला है। नहीं तो मोबाइल छोड़कर कैसे बहुत सारी फिजिकल गेम होती है। जैसे वो आंख बंद करके एक बचपन में खेलते थे ना, लुका छुपी, आंख बंद करके वो ऐसे ढूंढना, वो खेलना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आपको घूमना पसंद है? ऑब्वियसली मैं बहुत घूमती हूँ, टाइम मुझे मिलता है। और बेसिकली मेरा जो टारगेट है 108 कंट्रीज घूमना। अच्छा, कंट्रीज घूमना है आपको? आपने ड्रीम अपना लिस्ट बना रखा है? या। आपकी सबसे बुरी आदत क्या है? मैं ना नेल बाइटर हूँ, ऐसा। अच्छा, बहुत बुरी आदत है। और ऐसा कौन सी बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहती हो? ये छोड़ना है मुझे, पता है, इसलिए मैं नेल्स एक्सटेंशन करती हूँ। अच्छा, कौन से बुक ज्यादा पसंद है आपको पढ़ना? मुझे जो लिटरेचर बुक रहता है, स्टोरी जैसी, मैं पढ़ती थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बुक्स, अच्छा। रविंद्र टैगोर जी के बुक्स, और मैं शायरी भी लिखती हूँ। सो मेरा ना रोमांस मेरे अंदर ज्यादा है। अभी बैठे बैठे मैं 2-4 लाइन बिना सोचे बिना समझे बोल दूँ। तो फिर सुना दो आप 1-2 लाइन्स। जब तुम मिले थे मुझे तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर आज तुम मुझे जब मिल गए तो बहुत कुछ पता है। पर तुम उधर हो, मैं इधर हूँ, फासला बहुत है, फासला बहुत है। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा है, पर फासला हम जल्द ही मिटा देंगे। इस टेबल को सामने से हटाओ, प्रोडक्शन टेबल हटाओ। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि आपकी हॉबीज क्या क्या, आपको क्या क्या पसंद है करना? पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे आई लव कुकिंग। वाओ। मैं शाकाहारी हूँ, बट मुझे नॉन वेज खाना मैं अच्छा बनाती हूँ, नो डाउट। क्या बात है। मैं बिरयानी बनाती हूँ और मटन, फिश, हर आइटम अलग अलग बनाती हूँ। बंगाली डिश, मुस्लिम डिश, मतलब शौकीन हूँ। मुझे, मैं खाना बना के अगर किसी को सर्व करती हूँ, कोई खाता है, बोलता है, जब उन लोग रिव्यू देते हैं, नहीं बहुत अच्छा बना है, मस्त बना है, सो मैं अंदर से एकदम ब्लेस्ड हो जाती हूँ। जो वन काइंड ऑफ ब्लेस्ड हुआ ये मेरे लिए, क्योंकि जब मैं, कोई मुझे खाना प्रिपेयर करके देता है, एक रोटी एक सब्जी देता है, तो मैं खाती, सुकून मिलता है, तो मुझे लगता है यार मैं कितना हैप्पी हो रही हूँ। सो सामने वाला जब मेरा हाथ का खाना खा के जब इतना सुकून उनको मिलता है, सो ये मेरे लिए ब्लेस्ड है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं ऑफ टाइम रहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, अपना बनाती रहती हूँ। सही है, कभी मौका हम भी लेंगे आपसे। जरूर जरूर जरूर। और कुकिंग के अलावा आपको क्या पसंद है? कुकिंग के अलावा मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। मैंने मेकअप में बेसिक एंड एडवांस का कोर्स किया है। मुझे अलग अलग कपड़ों में अपने आप को अटायर में मुझे देखना, कभी कभी मराठी लुक देना, कभी गुजराती लुक देना, कभी बंगाली लुक देना। अच्छा। हाँ, बंगाली से याद आया क्योंकि मैंने बंगाल में ट्राई भी किया था, कोलकाता में। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था कि आप बंगाल से, आप कोलकाता से हो, तो आपने बंगाली इंडस्ट्री में आपने कभी ट्राई नहीं किया क्या? मैंने ट्राई किया है, बट उन लोग ने क्या बोलते हैं ना कि दानिशा तुम्हारे लुक्स बंगाली नहीं जा रहा है। अच्छा। दैट्स व्हाई मैंने अभी तक, मुझे वहाँ पे काम नहीं मिला, क्योंकि मैं थोड़ा फॉरेनर दिखती हूँ। और आपको बांग्ला तो তুমি বাংলা বলতে পারি? बहुत, মানে আমি এত সুন্দর বাংলা বলতে পারি, এত সুন্দর বাংলা বলতে পারি, যদি তোমরা শুনে থাকো কি আমি আই এম বেঙ্গলি গার্ল, বাট আমার যে লুক সেটা বেঙ্গলি নয়।
বাট তোমরা যদি ট্রাই করো আমাকে বেঙ্গলরা যারা বাংলা কাস্টিং করো তারা আমাকে কাস্ট করতে পারো যেমন ছোট্ট दो लाइन में कविता बोल रही हूँ हाँ एकदम কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা সজনে ডাঁটায় ভরে গেছে গাছটা আর আমি ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি খোকা তুই কবে আসবি কবে তোর ছুটি চিঠিটা তার পকেটে ছিল ছেঁড়ায় আর রক্তে ভেজা মাগো ওরা বলে তোমার কোলে শুয়ে আর গল্প শুনতে দেবে না বলো মা তাই কি হয় তাই তো আমার দেরি হচ্ছে তোমার জন্য কথার ঝুড়ি নিয়ে তবেই না ফিরবো বাড়ি লক্ষ্মী মা রাগ করো না মাত্র তো আর কটা दिन सो ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी टाइम पहले जब मैं क्लास 9th में थी मैंने याद किया था जो अभी भी मुझे याद वैसे है इस सुनने में बड़ा अच्छा लगा अब बेसिकली क्या कि আমি টুকু টুকু বাংলা বলতে পারি हम বুঝতে পারি बट इतना मुझे समझ में नहीं आता बट मैं जानना चाहूंगा इसको हिंदी में ये हाँ, क्या है ये बेसिकली था एक मम्मी और एक बेटा का स्टोरी था कि बेटा बहुत दूर है और मम्मी के लिए बोल रहा है कि मम्मी मैं मम्मी बोल रही है कि तेरे लिए घर पे जो जैसे बीज बोते हैं तो उन लोग ने घर पे कुछ बोया है जो मम्मी ये बनाया है तू कब आएगा घर तू बाहर है तो तेरे लिए चिट्ठी भी लिखा है बहुत कुछ तैयार करके रखा है मैंने कब तू घर आएगा सो लाइक ऐसा कुछ स्टोरी है इसमें अच्छा मैं काफ़ी टाइम पहले ही इसको याद किया था अभी भी मुझे याद है और फ्लो में हर लाइन मुझे मतलब याद रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे इसके अलावा आपको और क्या क्या पसंद है आई लव म्यूज़िक मैं बहुत म्यूज़िक लवर हूँ Okay. मैं कहीं भी कॉन्सर्ट होता है अगर जाती हूँ सुनती हूँ तो मैं बहुत इमोशनली हो जाती हूँ सडनली मुझे बहुत कनेक्ट करता है अच्छा और मेरा एक सपना भी था कि काश मेरा जो पार्टनर होगा वो सिंगर होगा ओ सुन लो आप ये ओपन है सबके लिए जो सिंगर्स है खाली है अप्लाई कर दीजिए ठीक है बहुत ये था मेरा चाहत मन के अंदर हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि सिंगर के ना कुछ दुख नहीं होते क्या बात कर रही है क्योंकि कभी भी दुख है चलो गाने गिटार लेके बैठ जाओ गाना 2 लाइन गा लो मन हाँ। को सुकून मिल गया कभी भी चालू हो जाते विदाउट इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट रहा या ना रहा चलते फिरते बैठते खाना बनाते बनाते काम करते करते सो मुझे इसके लिए पसंद है तो वैसे आपकी आवाज ही बहुत प्यारी है ओह माय गॉड मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ 2 लाइन गुनगुना दे तो हमारे ऑडियंस के लिए भी कुछ हो जाए एक्चुअली आई एम बाथरूम सिंगर मुझे गाना नहीं आता है मैं भजन गाऊंगी तो आप चले जाओगे यहाँ से कोई बात नहीं आप 2 लाइन कुछ भी सुना दो कुछ भी सुनाओ। हाँ एक शायरी सुना देती हूँ चलेगा या सो कम क्लोज टू मी क्योंकि मुझे आपको देख के मैं बोल अच्छा मुझे देख के बोलना है हाँ। मैं शर्मा आ जाऊँ ठीक है सो ये बोलने के बाद मैं रिवील करूंगी कि इसके पहले मैंने किनको बोला था अच्छा সো এ নয়নে নয়ন রেখে একবার যদি এ নয়নকে তোমারে নয়ন দিয়ে আমারে নয়নকে নয়ন ভরে দেখো তবেই বুঝিতে পারিবে এ নয়নের অতীত প্রেম আজও হয়নি পূরণ आपके आंखों से मेरे आंखों से आंखें भर के देखो तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो ये जन्म जन्मांतर का जो प्रेम है अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है लो मैं आंखों में डूब गया बहुत ही प्यारा था और एक्चुअली प्यारा था ये तो अब आप बताओ कि ये किसके लिए बोला था आपने हाँ एक्चुअली मैं कपिल जी का शो में गई थी कपिल शर्मा क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि मैं उनसे मिलूं अच्छा तो मैं मिली उनसे और उनके लिए शायरी बोला था मैंने कपिल जी को तो वो भी बहुत शॉक्ड हो गए थे बहुत प्यारा है ये है और मैंने उनके लिए शायरी बोला था और ये मैंने खुद से लिखा है अच्छा और मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं लिखती रहती हूँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मुझे मतलब आपको लिखना बड़ा पसंद है आपको बहुत पसंद है और मेरा जो भाव है ना मैं कभी भी बैठे बैठे मतलब अभी भी लिख सकती हूँ कभी भी लिख सकती हूँ मेरा मतलब वो चलते रहता है थॉट क्रिएटिव माइंड है बहुत मुझे लिखना आता है कभी कभी
ऐसा होता कि रियलिस्टिक लिख देती हूँ और मैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी हूँ। प्रैक्टिकल हो आप। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ मैं। और कुकिंग तो मुझे बहुत पसंद है। मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि आप अगर दूसरों को खुश रखो गिफ्ट करके, उनका खुशी का ख्याल रख कर, सो वो रिटर्न आता है। सो मैं ये सब करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मान लो किसी का बर्थडे है और मैंने उनका डेट मोबाइल पे सेव कर लिया और विश किया और उसके लिए गिफ्ट भेज दिया पार्सल करके या गिफ्ट, और उनको पता चला कि मैंने गिफ्ट भेजा, तो कितना खुशी होता है। वो खुशी मतलब मिलियन बिलियन करोड़ों के भी आगे बहुत कम हो जाता है। एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ मैं भी आपको खुश करूँ क्योंकि हमारे पास भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट है। मैं खुश कर दूंगा आपको। देखो आप हंस रही हैं, इससे ज्यादा खुशी और क्या चाहिए। जब आपके चेहरे पे हंसी हमारे वजह से आए, ये हमसे बड़ा और कौन समझ पाए। राइट है ना। तो हम मेरे तरफ से और हमारे प्रोडक्शन की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है। ओके, ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। थैंक यू फिल्मी डेरा एंटरटेनमेंट, थैंक यू थैंक यू, नाइस गिफ्ट। एंड थैंक यू सो मच दानिशा, आप हमारे साथ जुड़ी और आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे बहुत ही मज़ा आया। एंड थैंक्स अ लॉट, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। एंड थैंक यू सो मच दानिशा। थैंक यू, आपको भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो ये रहा हमारा आज का कॉन्वर्सेशन, और जिसमें हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिली और बहुत सारी बातें सीखने को मिली। एंड थैंक यू सो मच फॉर दानिशा कि उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। एंड इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारा पॉडकास्ट शो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नए गेस्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, जय हिंद, और इस प्रियांशु राज को आप प्यार करते रहिए। धन्यवाद।